एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक साइंस के लिए अपनी क्लास, और आज हमारा है सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट, आप जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, मतलब खट्टा होता है, वो आपस क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और चेंज कर दे कलर कैसा, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जब हम देखो एसिड की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर में वापस आते हैं एसिड। एसिड की बात करते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि आपस ये कैसा चेंज कलर करते हैं लिटमस पेपर का, तो आपस ये ब्लू टू आपस किस में जाते हैं, रेड चेंज करते हैं। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस से वापस रेड लिटमस में चेंज हो रहा है तो वो कैसे है, वो वापस क्या है, एसिड्स है। ओके, बेस की बात करते हैं तो बेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और वो चेंज द कलर ऑफ लिटमस का कैसा चेंज कलर करते हैं, रेड से ब्लू। ठीक है, ब्लू बेसिस की जब हम बात करते हैं तो वापस वो कैसा चेंज कलर करते हैं, रेड से वापस ब्लू में जाते हैं, और वो कैसे टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं। ये दो पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, ओके। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपस एक लिटमस के बारे में आता है कि जो लिटमस होता है वो क्या होता है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, दूसरा वापस से टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी वापस क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। ठीक है, इनसे हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है। ठीक है, इन इंडिकेटर्स की मदद से हम क्या पता लगाते हैं कि एक एसिड है या बेस है। ठीक है, ओके। फिर कुछ वापस क्या आते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आते हैं जिनका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल पैथिलीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, जबकि हमारे पास जो लिटमस है और जो टर्मरिक है ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं, लिटमस है और हमारे पास टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर है। जबकि जो हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन, ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, ओके। देखो, हम जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम नोट्स बना के पढ़ेंगे, हम सीधा अपने बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, एस्टेट की एग्जाम डेट जैसे कि आ चुकी है, आपको पता है, तो हम अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करेंगे बुक की सहायता से। ठीक है, ओके। यहाँ तक हमने एसिड और बेस की हमने बात की। अब हमारे पास आता है कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। अगर आप एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो वापस क्या होगा, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो तो आपस रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन याद रखना, जब आप एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना। जब आप एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है कि जब आप एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ से कौन सी गैस मिलती है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा CO2, O2 या हाइड्रोजन, बताइए कौन सी गैस मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ तक हमारे पास ये बात होती है। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, जिंक है, जिनकी हमने NaOH, ये हमारे पास क्या था, बेस था। बेस के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तब भी हमारे पास क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बस नेक्स्ट क्या आता है कि हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब हमें जो एसिड है उनकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है, मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवानी है, तब हमें क्या मिलेगा। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो देखो, जब हम किसकी एसिड की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, यहाँ पे यही याद रखना, CO2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट से हमें इजी से पता है कि यहाँ से CO2 गैस ही निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन तो निकलेगी नहीं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे पता है CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो यह कन्फ्यूज मत होना कि जब हम मेटल कार्बोनेट का नाम आते ही समझ लेना CO2 गैस निकलेगी, बस बात खत्म। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम एसिड की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके साथ हमें कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस में H2O और साथ में हमारे पास CO2 गैस, ये याद रखना। NaCl हमारे पास यहाँ पे क्या है, साल्ट, और H2 हमारे पास क्या है, वाटर, और CO2 हमारे पास क्या है, CO2 गैस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें मिलेंगी, ये याद रखना।
ओके ओके। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखोगे तो आपस क्या लिखा है कि जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं लिखते जाऊँगी कि यहाँ पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा यहाँ पास क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पास ये वाला इंपॉर्टेंट था, कहाँ पे गए, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये याद कर लेना। ये दो चीज़ें याद करनी है, एसिड के जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दूसरा जब हम एसिड के किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कौन सी गैस मिलती है, मैंने ये याद रखना है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो वापस आते हैं। देखो, जब हम बेस और एसिड दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, याद रखना। ठीक है, ओके। जब हम बेस और एसिड दोनों की ही रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ओके ओके ओके। फिर वापस आती है नेक्स्ट, जब हम मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। अब हम हमारे पास जब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि बेस जो होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो बेस देखो वाटर में सोल्यूबल है, मतलब वाटर में घुल जाए, ठीक है, हम उस बेस को क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये पॉइंट ये कहता है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि सभी जो बेसिस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, कुछ ही के बेसिक होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि हमारे पास एस्टेट के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि बताइए क्या सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं या नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, कुछ ही के बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारे पास ये भी बात होती है। अब इसमें आता है हमारे पास ये वाला, ये याद रखना है हमें, पीएच वैल्यू। पीएच स्केल तो आपने देखा है 0 से 7 तक हमारे पास इधर क्या होता है, एसिड होता है, नेचर का होता है, और 7 से लेके हमारे पास 14 इधर क्या होता है, बेस नेचर का होता है। इधर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या कहता है कि जो बेसिक नेचर है वो बढ़ेगा, और यहाँ पे इधर जाएंगे तब हमारे पास एसिड नेचर बढ़ेगा। ठीक है, ओके। इधर हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास इधर जाएंगे तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इधर जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये दो पॉइंट याद रखना, किधर एसिड नेचर इंक्रीज होगा और किधर बेस नेचर इंक्रीज होगा, किधर हमारे पास H पॉजिटिव जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और किधर हमारे पास घटेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, अब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है कुछ है कि हमारे पास यहाँ पे पीएच वैल्यू आती है जो हमारे पास दी गई है, उनको हमें याद करना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास आता है प्योर वाटर एंड ब्लड, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। ओके ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं जिसका पीएच मान कितना होता है, 10। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं जिसका पीएच मान क्या होता है, अबाउट 14 के समथिंग। ठीक है, लेमन जूस की बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ होगी एसिड एंड बेस की, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस पे। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे कि आपके पास एसिड तो क्या होंगे, गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मतलब H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जो लेस हमारे पास H पॉजिटिव आयंस देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, जो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो H पॉजिटिव आयंस कम देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, ओके। और जब हम उनकी बात करते हैं, बेसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा देंगे उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और जो OH नेगेटिव आयंस कम देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में जो पीएच है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो बॉडी होती है वो वर्क करती है पीएच रेंज, कितनी पीएच रेंज के बीच में, 7 से 7.8 पीएच के बीच में हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि जब पीएच
ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन। मेन पॉइंट यहाँ पास ये है, जब हमारे पास रेन वाटर का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कितना कम हो, 5.6 से जब हमारे पास कम हो पीएच मान रेन वाटर का, तब उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ओके ओके। फिर हमारे पास देखो नेक्स्ट क्या आता है कि pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। यहाँ पे क्या कहता है कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन जब pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके का मतलब ये होता है कि हमारे पास मुंह में से बदबू आना। हमारे मुंह में से बदबू आनी कब स्टार्ट होती है, जब हमारे पास जो माउथ का जो pH होता है वो 5.5 से कम हो जाए, उस टाइम हमारे पास मुँह में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। और इस बदबू को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास पीएच मान हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, ओके। और उस बदबू को दूर भगाने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, कोलगेट का यूज करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है ना, ओके यहाँ तक हमारे पास इसकी बात होती है। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ नेचुरल सोर्स जिनसे हमें कुछ एसिड्स मिलते हैं। ये टेबल आपको खुद याद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब पढ़ी हुई है आपको अच्छे से। ठीक है, पढ़ लेना। ओके